हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आपके लिए टॉस के लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे डेफिनेटली, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उन टॉपिकों को अच्छे से समझा पाऊँ जिनका हमने क्या करना है, यूज़ करना है अपने कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस, और आगे भी हम लोग उनका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और वैसे भी वो ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक थिंग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। आज के बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हमारा कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका जो भी कंसेप्ट है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग बात करने चाह रहे हैं यहाँ पे टॉस में, ठीक है, टॉपिक है हमारे पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन। सेकंड हम लोग देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और थर्ड हम लोग देखने चाह रहे हैं नेचर ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, ये हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने देखना है, इनका क्या यूज है, कैसे हमने इनको यूज़ करना है। और अगर आपने पहले से भी पढ़ा है कोई बात नहीं है, आप इनको फिर से पढ़ने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये आपको शायद विजिबल होगा क्लियरली। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है बेंडिंग इक्वेशन। तो आप सबको पता है बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पढ़ तो लिया होगा परंतु उसको सही से अप्लाई करना नहीं पता होगा, या फिर टर्म्सों के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे होंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स को भी हमने ध्यान देना है। एक एक स्टूडेंट्स हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, तो इक्वेशन है m/i सिग्मा ब्रैकेट में और ऑब्लिक में f/y इक्वल टू E/r। व्हाट इज दिस? दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन। इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट डेवलप हो रहा होगा। समझ रहे ना, हम लोग जितने भी हमारे पास क्या होंगे, जहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर होगा उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। जब कोई भी मेंबर एज ए प्लास्टिक क्या करता है, बिहेव करता है, तो उसमें हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ नहीं करते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द एम? जो ये एम है ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और हम लोग इसको क्या बोलेंगे दूसरा, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। ध्यान समझने की कोशिश करना प्लीज़। देखिए हर जगह पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि जो भी बीम पे क्या हो रहा होगा, लोड आएंगे, उस लोड के कारण क्या होगा, मूवमेंट डेवलप होगा। तो उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए एक इंटरनली क्या होगा, मूवमेंट डेवलप होगा। वही मूवमेंट हमारे पास ये मूवमेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, m/i। पर इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो सिंपल वही है जैसे हम लोग करते आए हैं अभी तक की क्लासेस में। ये हमको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट या फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे को क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए इसको फाइंड कैसे करते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमने लोगों ने पढ़ा एक वर्ड है मूवमेंट। व्हाट इज़ द मूवमेंट? मूवमेंट इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स लोड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से समझते चलिए एक एक पॉइंट को। और ये सारे पॉइंट आपने अपने नोट्स में बना रहे हैं। मतलब आज से हमारा एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है मॉस जो है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं। इसलिए मैं पहले से उनको सबको समझाना चाहता हूँ, जिससे बार बार आप डिस्टर्ब ना हो कि ये कैसे आया, इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर हो जानी चाहिए, जिससे आपको भी पढ़ने में मन लगे। खुद से आप ट्राई करें क्वेश्चनों को। तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग डिस्टेंस लेंगे।
अगर आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो सिंपल सा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि जहाँ पे लोड अप्लाइड है और जहाँ पे आप मोमेंट फाइंड करना चाहते हैं, उन दो पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करके चलते हैं। दोबारा से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, ये बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। एक तो जिस पॉइंट पे लोड अप्लाइड है, जिस भी पॉइंट पे लोड अप्लाइड होगा, और जहाँ पे आप मूवमेंट फाइंड करना चाहते हैं, उन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो क्या है डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है लाइक दिस, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स प्लीज़। ये हमारे पास कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड है, एक हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, पॉइंट लोड लगा रखा है, दिस पॉइंट लोड इज़ द पी, और ये हो गया हमारे पास L/2, ये हो गया हमारे पास L/2 सेंट्रिक लोड है, ठीक है। अब हम लोगों को अगर ये रिएक्शन पता करना है तो हमको मूवमेंट पता करना है, जैसे कहाँ कहाँ पे पता करना है, एट ए पॉइंट एंड एट बी पॉइंट, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द L/10, ठीक है। जैसे ये L/2 है, ये L/10 फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट ऑफ ए, लेफ्ट सपोर्ट ऑफ दिस बीम। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने MA का वैल्यू फाइंड करना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA। तो जब आप MA का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप क्या कहेंगे, लोड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द लोड। अब आपको पता है अगर सिमेट्रिक लोडिंग क्या होती है, मतलब लोड का अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये भी P/2 पे, सॉरी L/2 पे, और ये भी L/2 पे, तो ये वाला रिएक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, P/2, ये भी कितना आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, P/2। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं P/2 एंड P/2। अब आपको मूवमेंट फाइंड करना है एट पॉइंट ए, तो व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट ए, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड कितना हमारे पास एट दिस पॉइंट पे कितना है, P/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस है, जहाँ पे लोड अप्लाइड हो रहा है और जहाँ पे आप मूवमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। जहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाइड है ए पे, मूवमेंट भी कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ए पे, मीन्स इस पॉइंट पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0, मीन्स यहाँ पे आने वाला मूवमेंट क्या हो गया, 0। एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर हमको MB पे मूवमेंट फाइंड करना है तो MB पे क्या मूवमेंट आएगा स्टूडेंट, देखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज द P/2 मल्टीप्लाई इस लोड से ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज द L/10। अब देखिए, अब हम लोग और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या और कोई आपको लोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या आपको और भी कोई लोड दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोई लोड नहीं है, तो एक यही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास PL/20। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया, जो बेंडिंग इक्वेशन में हमारे को जो M है वो कैसे फाइंड करेंगे, M कैसे फाइंड करेंगे, अभी M के बारे में सारी बातें चल रही हैं। तो M इक्वल टू क्लियर हो गया हमारे को, M इज द बेंडिंग मोमेंट। अब ये हम लोग फाइंड कैसे कर रहे हैं, ये जो बॉडी का जो बीम है, जो रेजिस्ट कर रहा है मूवमेंट को, क्या कर रहा है, जो रेजिस्ट कर रहा है मूवमेंट को, हम लोग उसको किसके इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, अप्लाइड मूवमेंट के इक्विवेलेंट लेकर के चलते हैं। अप्लाइड मूवमेंट का मतलब है किसी लोड के कारण उस बीम पे लगने वाला मूवमेंट, उसको रेजिस्टिव मूवमेंट के इक्विवेलेंट लेकर के चलते हैं। किसके इक्वल, रेजिस्टिव मूवमेंट के इक्विवेलेंट लेकर के चलते हैं। तो ये हमारे को पॉइंट क्लियर हो गया कि M का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हमारे को जब नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा तो जितने भी स्टैंडर्ड केसेस हैं उसका एक टेबल बना करके आपको सारे मूवमेंट के बता दिए जाएंगे कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड केस आता है कि भाई जैसे सिंपली सपोर्टेड है, यूडियल लोड है, और एट मतलब सेंटर पे या कहीं पे भी हमको पता करना है, मतलब डिस्टेंस, मतलब सेंटर पे जो भी यूडियल केसेस हैं, स्टैंडर्ड केसेस हैं, तो हम लोग पता कर लेंगे। अगर स्टैंडर्ड केसेस नहीं है तो फिर हम लोग रिएक्शन की हेल्प से मूवमेंट को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे किसी भी पॉइंट पे। सिंपल सा ये हमारे पास तरीका है। सेकेंड है हमारे पास स्टूडेंट्स आई। अब इस आई को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना है। व्हाट इज द आई, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा हम लोग इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
सेकंड मूवमेंट जो हम लोग क्या करते हैं किसी भी एरिया का लेकर के चलते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अच्छा इसको देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या स्ट्रेंथ आई, इसको मैं अभी आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा सेकंड टॉपिक ही क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो वहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। और आज हम लोग एक दो पॉइंट समझने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बोला था आपको कि जब भी आप मूवमेंट क्या करते हैं कंसीडर करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को BH3/12 लेना है या HB3/12 लेना है। तो उन चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। ये जो हमारे पास स्ट्रेस है, ठीक है, दिस स्ट्रेस इज नॉन एज द बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। ध्यान से देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस इट इज नोटेड बाय सिग्मा बी या फिर FB या फिर सिग्मा या F। हमको पता चल जाएगा किसके कारण है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, M/I = सिग्मा/Y। तो यहाँ से अगर आप सिग्मा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वलेंट M/Y/ क्या होता है I। इसी को ही मैं नेक्स्ट और क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, M/Z भी लिख सकता हूँ मैं। व्हाट इज द Z? Z इज द सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, Z इज द सेक्शन मॉडुलस। अभी इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, जब मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये रिजर्व स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, M/I × Y। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जो सिग्मा है, सिग्मा बी क्या है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसके है, I के है। एक तो ये पॉइंट ध्यान देना हमने। दूसरा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके है, Y के है हमारे पास, ठीक है। और M के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये हमारे पास हो गया बेंडिंग स्ट्रेस। अब जो बेंडिंग स्ट्रेस है स्ट्रेस हमारे पास, इसका जो नेचर है वो 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा नेचर है बेंडिंग स्ट्रेस का, वो 2 टाइप्स का नेचर है। एक होता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। और दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, ओके, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, ये हमारे पास है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेस कंप्रेसिव बेंडिंग है या फिर कौन सा हमारे पास टेंसाइल है, तो उसको समझने की हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रेस है कैसे पता चलेगा कंप्रेसिव या बेंडिंग है, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँगा, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। एक एक पॉइंट आज अच्छे से क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास सपोज ये हमारे पास एक बी में हम लोग 2D में देख रहे हैं इसको, ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट्स दे दिए। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, लोड आ गया। जब लोड आएगा तो ये हल्का सा क्या करेगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, यस और नो, इस तरीके से डिफ्लेक्ट बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो टॉप और एक हमारे पास क्या है, दिस वन इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस वन इज द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ध्यान देना इस पॉइंट को। ना तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक्सटेंशन होता है, ना ही यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंप्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेन स्ट्रेस दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। स्ट्रेन का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, नो चेंज इन लेंथ, यस और नो। स्ट्रेन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर स्ट्रेन का वैल्यू 0 है तो सिंपल सा क्या होगा कि लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, इसीलिए स्ट्रेन का वैल्यू एट न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। ये इसमें कोई भी, जैसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे ये मेरा हाथ है, आप देख रहे हैं, तो अगर मैं इस पर लोड लगाता हूँ लाइक दिस, इस तरीके से मैंने लोड लगाया, इस तरीके से लोड लगा रहा हूँ मैं, इस तरीके से ध्यान से देखते जाइए। तो जब मैं इस तरीके से, ये बीम है ना जस्ट लाइक दिस, जब मैं इस पर लोड लगा रहा हूँ इस तरीके से, तो इसमें जो नीचे है, नीचे वाले 2 पॉइंट हैं, इनमें क्या हो रहा है, इनमें एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। जो मेरी स्किन है इसमें क्या होगा, खिंचाव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये सिकुड़ेगी, मतलब इसमें मतलब ये क्या है, एक दूसरे के पास में आ रहा है। अगर 2 पॉइंट को हम लोग क्या कर दें, मार्क कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि 2 पॉइंट थे, दिस पॉइंट इज द ए, दिस पॉइंट इज द बी। बिफोर लोडिंग, आफ्टर लोडिंग क्या होते हैं, ये थोड़े से पॉइंट क्या होंगे, इस तरीके से मूव कर जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये इसमें खिंचाव हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग स्टूडेंट्स, खिंचाव, मतलब क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि टेंशन कहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसके बॉटम वाले फाइबर पे क्या हो रहा है, टेंशन।
तो टॉप वाले फाइबर पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्रेशन। क्या होगा हमारे पास, कंप्रेशन। तो ये पॉइंट हमने क्या करना है, समझना है। क्या हो रहा है हमारे पास, कंप्रेशन, नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, टेंशन। इस तरीके से हमारे पास क्या आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं सामने। तो दो तरीके के स्ट्रेसेस होंगे। यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के अबव जो स्ट्रेसेस होंगे इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस जो स्ट्रेसेस होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेसेस। सेम चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस में पढ़ने वाले। कंबाइंड जो लोडिंग है, जो वहाँ पे डायग्राम्स बनेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ द सिग्मा बी। ठीक है, तो सिग्मा बी के बाद नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन में m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो m क्लियर, i क्लियर और सिग्मा क्लियर। व्हाट इज़ द y, y का मतलब होता है कि आप किस डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं। यस और नो, आप किस पॉइंट पे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं, ये क्या बताता है, ये y बताता है। जैसे समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं, अगर मैंने यहाँ से कट कर दिया इसको, जब मैं कट करूँगा तो इसका क्रॉस सेक्शन मेरे को कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट बताऊँगा कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल एक्सिस है लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब सपोज मेरे को इस पॉइंट पे क्या पता करना है, मूवमेंट पता करना है या बेंडिंग स्ट्रेस पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान से देखिए, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस जो हमारे पास किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे को स्ट्रेस पता करना है। अब आप खुद बताइए, अगर मैं यहाँ से सिग्मा का रिजल्ट देखूँ तो सिग्मा बी मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू m अपॉन आई इंटू क्या होता है, y। इसका मतलब क्या हुआ है, जो y है ये ऑलवेज टेकन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, y जो होता है, y इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड वो पॉइंट जहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हैं। अब आप बताइए y का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, y इक्वल टू 0 बोले कहाँ पे होगा, जहाँ से इसको कंसिडर किया जा रहा है, जहाँ से इसको लिया जा रहा है। इट इज़ टेकन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस मीन्स एट न्यूट्रल एक्सिस व्हाट इज़ द सिग्मा बी इक्वल टू 0। अगर आपको मैक्स वैल्यू फाइंड करना है, सिग्मा बी मैक्स फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, y का मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है, इट इज़ इक्वलेंट y/2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एट आउटर फाइबर्स, ये टॉप फाइबर भी हो सकता है, ये बॉटम फाइबर भी हो सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सिग्मा बी का मैक्स वैल्यू कहाँ पे होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है तो आप पता कर सकते हैं, एट न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि इस y का क्या मीनिंग है। यस और नो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द E? E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, व्हाट इज द E? E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप सबको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ R। R हमारे पास क्या है, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है स्ट्रेंथ हमारे पास, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास जो बीम है, ये बीम है हमारे पास इस तरीके का, ध्यान से देखिए। ये क्या करता है, जब डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये जब डिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बिफोर लोडिंग, ठीक है, बेंड इस तरीके से हो रहा है, जब यहाँ पे लोडिंग नहीं था, बिफोर लोडिंग ये कैसा था, एक स्टेट मेंबर था। जब आपने लोड अप्लाइड किया तो एक टाइम पे ये क्या कर गया, बेंड हो गया। जब बेंड हो रहा है तो इसका शेप कैसा, स्ट्रेट से एक कर्वेचर मतलब आर्क जैसा हो गया है। यस और नो, आर्क जैसा हो गया, लाइक दिस। ठीक है, अब इसका अपना क्या है, एक रेडियस है इस तरीके से फ्रॉम द CG।
ये हमारे पास क्या हो गया, जो ये दिस द पॉइंट और इस तरीके से हमने आर्क बनाया, दिस इज द रेडियस। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट इज द आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये हमारे सारी चीज़ें हम लोग बाय हेल्प ऑफ द फॉर्मूला सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि व्हाट इज़ द मूवमेंट, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हमने समझना रह गया। व्हाट इज़ द सिग्मा, व्हाट इज़ द वाई, व्हाट इज़ द ई, व्हाट इज़ द आर। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट्स, बेंडिंग इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि मूवमेंट कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड टॉपिक जो है, सेकेंड टॉपिक है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमने इसी के लिए पढ़ना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको, अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे MOI, ये हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन सा है हमारे पास। एक है हमारे पास मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड वन इज द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लीज़ साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इससे आपको देखना, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ों को आप इनडायरेक्टली समझ चुके होंगे। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ क्या करें, एक डेरिवेशन से हमारा फार्मूला है, उस फार्मूले के बाद जब हम पुट करें तो आपको खुद पता होना चाहिए, अच्छा इस वैल्यू को हमने ऐसे लेना है, इस वैल्यू को ऐसे लेना है। ये नहीं कि बार बार बस सर ने ऐसे बताया था, अरे क्यों लेना है ऐसे, कुछ तो वजह होगी ना। तो वो वजह हम लोग यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चीज़ को हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और ये जो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसे हम लोग स्टडी किस में करते हैं स्टूडेंट्स, मॉस में, ठीक है। मॉस कहते हैं, जो आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा है, और जो अभी हम लोग टॉस में भी पढ़ने वाले हैं वो भी यही हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ये होता है हमारे पास I = A × K², ठीक है। I = A × K², K इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ठीक है। हम लोग पता कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना करके सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं एक छोटे से डेरिवेशन से भी बताने की क्या करूँगा, आपको कोशिश करूँगा। ये जो I है ये क्या करता है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, ठीक है। I रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। इसमें जो I का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होता है I = mK²। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस टू रोटेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस टू क्या होता है, रोटेशन। ये हमको ध्यान देना है। ये रिजिड बॉडी के रिस्पेक्ट में है, ये डिफ्लेक्टेड बॉडी जो भी हमारे पास आई आ रही है, जो, क्योंकि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सारा स्टडी हमारा रिजिड बॉडी पे होता है, नो डिफॉर्मेशन, वहाँ पे डिफॉर्मेशन की कोई बात ही नहीं होती है। परंतु जो हमारा सॉम होता है या टॉस होता है, ये हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे डिफॉर्मेशंस होते हैं, डिफ्लेक्शंस होते हैं, जबकि ऐसा किसमें नहीं है, EM में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एक पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है स्टूडेंट्स, वो लिखना है, अगर I का वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, बेंडिंग विल बी लेस होगा। I इज मैक्स, बेंडिंग इज लेस। तो ये एक पॉइंट है हमारे पास जिसको हम लोग आगे पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, कि जैसे हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये इसका हमारे पास क्या है B, ये हमारे पास क्या है H, यस और नो। तो जब आप दो लेते हैं, एक तो हम लोग लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया x एक्सिस, अभी मैं इसको सबको ड्राइव करूंगा आने वाले टाइम में, ये हो गया y, ठीक है, सारी वैल्यूज लेकर के आएंगे। जब आप I का वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, BH3/12, और वही जब आप I का वैल्यू देखते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास, HB3/12, यस और नो।
बी एच क्यूब बाई 12 एच बी क्यूब बाई 12, और ये आप सबको पता ही है एच क्या होता है, ग्रेटर देन होता है बी से, मतलब डेप्थ ऑफ द बीम इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द बीम। तो आई किसका ज़्यादा है, कौन से केस में ज़्यादा है बोलिए, आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई वाई के रिस्पेक्ट में। तो आई इज ग्रेटर देन इन या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। तो इन दिस केस हम लोग क्या समझ रहे हैं, आई हमको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, आई हमको ज़्यादा चाहिए क्योंकि बेंडिंग क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आई एक्स एक्स को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। उसके पीछे यही रीज़न है कि ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, मतलब बेंडिंग को क्या करता है, रोकता है, उसको क्या करता है, रेजिस्ट करने का काम करता है। इसीलिए आई का वैल्यू क्या लिया जाता है, मैक्स वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। तो ये थोड़े से पॉइंट हैं स्टूडेंट्स। अब जो ये डेरिवेशन, इनके सबके डेरिवेशन होते हैं, ये रिजल्ट कैसे आया, ये रिजल्ट कैसे आया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको हर संडे जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास हमारे यूट्यूब पे मिलेगा। जब ये 3rd चैप्टर है वहाँ पे टॉपिक आएगा तो वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा कि आप इन सब के डेरिवेशंस भी देख सकते हैं, कैसे कैसे वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करेगा, हेल्प कर देगा। तो इतना मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए। अभी आपके लिए रिजल्ट्स याद रखने ही क्या हैं, सफिशिएंट। चलिए कुछ चीज़ें हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या था कि पहले हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ना, उसमें साउंड नहीं आया था, तो फिर मेरे को दोबारा से इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है, नहीं तो पहले ही हम लोग ये वीडियो शूट कर चुके थे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली प्रॉब्लम चलती रहती है, इनसे तो हमको आगे जूझना ही बढ़ना ही। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप ध्यान से देखिए कि हमने ये वैल्यूज़ फाइंड कैसे करना है। ये देखिए हम लोगों को कि आई एक्स एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आई वाई वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ से हमारे को थोड़ा सा और क्या होगा, बेनिफिट। तो देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास कोई भी क्या है, एक इर्रेगुलर बॉडी है। क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेगुलर बॉडी है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से, कोई भी इस तरीके का एक इर्रेगुलर बॉडी है। अब इस इर्रेगुलर बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं जिसका एरिया हमारे पास कितना है, डी ए इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, जो क्या कर रखा है, किसी भी एक इर्रेगुलर बॉडी में हमने क्या कर रखा है, कंसिडर कर रखा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ये इसकी दो डिस्टेंस हैं हमारे पास, एक डिस्टेंस है ये वाला और एक डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला। ध्यान से देखिए, ठीक है। दिस डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस होगा, y, बिकॉज ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल, दिस डिस्टेंस इज द x। अब इसे समझने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूं इसके बारे में, वो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। यहाँ पे इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। क्या है डेफिनेशन, देखिए, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ एनी प्लेन एरिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन एरिया इज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ ऑल एलिमेंटल एरिया। मतलब क्या लेना है, किसी भी जो हमने एक छोटा सा पार्ट को कंसीडर किया है उसका 2 बार क्या करना है, मूवमेंट कंसीडर करना है। 2 बार मूवमेंट जो कंसीडर करेंगे वही किस चीज़ को बताएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया का मूवमेंट ले रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, किसका मूवमेंट ले रहे हैं, एरिया का मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये डेफिनेशन आप अपने उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अगर जैसे हमारे पास क्या है, ये कौन सा एक्सिस होगा स्टूडेंट्स, एक्स एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला एक्सिस कौन सा होगा, वाई वाई एक्सिस होगा, लाइक दिस, वाई वाई एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस। अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट क्या लेना है, मूवमेंट लेना है, तो आप क्या कहेंगे, ये हो गया जैसे एरिया, और ये क्या करेगा, इस तरीके से इस पर एक मूवमेंट जनरेट करेगा। जैसे अगर मेरे को इसके रिस्पेक्ट में लेना है और सपोज लोड यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट कंसीडर करेगा 1 टाइम, फिर सेकेंड टाइम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर जैसे आपको आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ए मतलब एरिया, इसका मूवमेंट लेना है, देखिए डी ए मल्टीप्लाई वाई, तो ये तो क्या हो गया, फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है। हमने क्या करना है, सेकेंड मूवमेंट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वाई और कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। वट इज दिस, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल एरिया,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पर मेरे को तो इस इर्रेगुलर बॉडी का लेना है, मेरे को इस पार्ट का नहीं लेना है, मेरे को तो इस पूरी इस इर्रेगुलर बॉडी का लेना है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग डी ए मतलब कर देते हैं, या छोटा सा एक पोर्शन बना देते हैं कि भाई इस वाले पोर्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस है। अगर हमारे को होल बॉडी का लेना है तो मैं क्या कहूँगा, आई एक्स एक्स। अब आप खुद बताइए क्या किया जाएगा। अगर एक छोटे से पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ जाते हैं तो हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन। हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इरेगुलर बॉडीज हैं, लिमिट्स हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। आप सभी को इंटीग्रेशन आता है, नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समीशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आई एक्स एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में मूवमेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, तो कौन सा डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट, ये वाला डिस्टेंस लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें आने वाली हैं। सेकेंड जो कंबाइंड हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस जो पढ़ने, कंबाइंड जो मतलब क्या है स्ट्रेसेस पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे यही होगा। कोई भी लोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक बार इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में लो, एक बार इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में लो। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मूवमेंट कैसे फाइंड करना है, आई कैसे फाइंड करना है, सारी चीज़ें, फिर बहुत सिंपल सा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखना चाहते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आई वाई वाई। अगर आप वाई वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू डी। इस तरीके से आप रिजल्ट्स को याद भी रख सकते हैं और आपको पता भी हो गया होगा कि कैसे हम लोग आई वाई वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ये हो गया एरिया, ये क्या करेगा इस तरीके से मूवमेंट, फिर एक बार मूवमेंट। तो आपको पता है ये एक्स क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको आपने क्या रखना है, याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स प्लीज़ रिमेंबर, ये आपको याद रखने हैं। अगर याद नहीं है तो आप इनको याद कर लीजिए। अगर आपको बनाने आते हैं तो आपको पता है डेरिवेशन तो करेंगे नहीं आप लोग, डेरिवेशन करने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, कुछ ज्योमेट्रीज़ हैं, उन ज्योमेट्रीज़ का हमको पता होना चाहिए, बाकी हम लोग सारा कुछ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखिए। फर्स्ट है हमारे पास सीरियल नंबर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, शेप या ज्योमेट्री आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, MOI। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके का, एक रेक्टेंगल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्सिस बना देते हैं। कौन कौन सी एक्सिस है हमारे पास, ये हो गया एक्स एक्सिस, ओके, और ये वाला हो गया हमारे पास वाई वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल बी, ओके, और ये हो गया हमारे पास स्मॉल डी। डी कहिए या फिर आप एच कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई। अब आपने क्या करना है, आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, मूवमेंट लेना है। अगर आप आई एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, BH³ बाय क्या होता है, 12 होता है। अगर यही आप आई वाई वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, HB³ बाय क्या होगा स्टूडेंट्स, 12 होगा। IXS BH³ बाय 12, IYY इक्वल टू HB³ बाय 12। अब आपको याद रखने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, कि सर मैं तो भूल जाऊंगा, मेरे को याद नहीं रहेगा। आप ये देखिए कि जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं, जैसे आप एक्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो एक्स किसको कट कर रहा है, देखिए ये हाइट को कट कर रहा है, जिसको कट कर रहा है उसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। जैसे ये वाई वाई किसको कट कर रहा है, बी को कट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, बी का क्यूब आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस एक्सिस के आप अलोंग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, जैसे आप वाई वाई के एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं तो इसके पैरेलल क्या है, एच। एच क्या करेगा, जो यहाँ पे हाइट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे विड्थ बन जाएगा, और इसमें ये क्या बन जाएगा, इसका हाइट बन जाएगा।
तो आप जैसे भी याद रख सकते हैं उस तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो एक तो ये ज्योमेट्री हो गया हमारे पास फर्स्ट। सेकंड हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या हमारे पास, ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो एक्सिस पास करा दे रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। दूसरा एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्स, ये हो गया हमारे पास वाई वाई, सॉरी ये हो गया वाई और वाई। दिस इज द बेस, बेस इज द विड्थ एंड दिस वन इज द हाइट। हाइट मतलब h हो गया हमारे पास, ठीक है। दिस इज द विड्थ b, दिस इज द बेस हाइट। अगर आपको आई एक्स एक्स पता करना है तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आप कहेंगे b, ठीक है, BH³/36। ओके स्टूडेंट्स, BH³/36। अगर आप आई वाई वाई फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, HB³/36। तो इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, रिजल्ट को याद रख सकते हैं। आई एक्स एक्स आई वाई वाई, आई एक्स एक्स इक्वल टू BH³/36, आई वाई वाई मीन्स HB³/36। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेकेंड, इन सारे रिजल्ट्स को आप अपने नोटबुक में ऐड करते जाइए। बहुत हेल्पफुल नोट्स हैं स्टूडेंट्स ये, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाती है तो आप उसका प्लीज़ उसका वेलकम करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। तो मेरा काम है कि आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज़ें टीचर मान करके चलता है, अच्छा ये तो सब आता ही होगा, अगर ये नहीं आता है तो फिर क्या आता है। और सही बात भी है, जब आपने जिस चीज़ को पहले सेमेस्टर में पढ़ लिया है वो चीज़ तो आपको आनी चाहिए। व्हाट इज़ दिस इज़ द डाया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, एक तो ये वाला एक्सिस हो गया हमारे पास और एक हमारे पास ये वाला एक्सिस हो गया। तो ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। अब व्हाट इज़ द आई एक्स एक्स, अब आपको फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए जो भी हम लोग फाइंड करेंगे, जो भी हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन जनरली आपको 3 to 4 टाइप्स के ही देखने को मिलेंगे। या तो वो रेक्टेंगल होगा, या वो सर्कुलर होगा, या फिर वो स्क्वायर होगा, और या फिर वो क्या हो सकता है, आई सेक्शन शेप में हो सकता है। जनरली यही देखने को मिलेंगे, बाकी तो बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, π/4 इंटू π/64 डी स्मॉल लिखें तो d की पावर क्या आ जाएगा 4। अगर आप आई वाई वाई देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, π/64 d की पावर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट शेप देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट है हमारे पास आई सेक्शन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि आई सेक्शन में कैसे आप आई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ केस हो गया। अब आप आई सेक्शन बनाइए, सिंपल सा इस तरीके से आपने क्या करना है, एक आई सेक्शन बना लेना है। इस आई सेक्शन का हम लोग देखिए कैसे फाइंड करते हैं। इस तरीके का हमारे पास एक आई सेक्शन है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, ये वाला जो हाइट है, दिस हाइट इज़ द कैपिटल H, ठीक है, दिस हाइट इज़ द कैपिटल H एंड दिस विड्थ इज़ द कैपिटल B, ओके। और इसमें जो स्मॉल आपको एलिमेंट दिख रहा है ये वाला, तो ये हाइट हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, स्मॉल h, और ये वाला जो विड्थ है दिस इज़ द स्मॉल b। अब हमारे को आई एक्स एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमको आई एक्स एक्स फाइंड करना है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x, ये भी क्या हो गया x। अगर आपको आई एक्स एक्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जब आप आई एक्स एक्स फाइंड करेंगे तो एक बार क्या करिए, आप इस पूरे को ले लीजिए, पूरे को एक रेक्टेंगल ले लीजिए जिसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी, कैपिटल B इंटू कैपिटल H। यस और नो, आप एक बार इस पूरे को कंसिडर कर लीजिए, पूरे वाले को।
जिसकी डायमेंशंस क्या होगा, कैपिटल बी इज द बेस, कैपिटल एच इज द हाइट। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एच क्यूब बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, ये तो हो गया जब हमने टोटल मतलब आउटर डायमेंशंस को कंसीडर किया है। परंतु स्टूडेंट्स आप इसमें एक ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कलर्ड करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आप ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन तो एक्चुअल में है नहीं ना उसमें, परंतु मैंने तो क्या कर रखा है, इसको कंसीडर कर लिया है उस वाले में। ध्यान से देखिए, देखिए ये वाला भी मैंने क्या कर रखा है, उसमें कंसीडर करके रखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि मेरे को इसको क्या करना, हटाना है। सेम एज वेल एज एक पोर्शन इधर भी है, तो मैं क्या कहूँगा, माइनस माइनस कर दो 2 टाइम्स। अब बताइए इसका ये वाला वैल्यू कितना है हमारे पास, स्मॉल बी, और ये हमारे पास वैल्यू कितना है, स्मॉल एच। तो अगर आपको इसका आई एक्स एक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर, बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई 12। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा किसी भी आई सेक्शन का। अगर आपको एक्स एक्स सेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, मूवमेंट फाइंड करना है, सिंपल सा पूरे वाले में से छोटे वाले को 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल सा क्या है हमारे पास कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आई आई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, जिससे आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा उस टॉपिक को पढ़ने में। ये 4 चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, याद होनी चाहिए। अब हमारे पास इसी से रिलेटेड 2 थ्योरम्स हैं, उन 2 थ्योरम्स को समझना चाहते हैं। फर्स्ट वन इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका मतलब क्या होता है, आई एक्स डैश इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस में क्या होता है, ए एच स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई सी जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे समझने की कोशिश करिए, मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, दिस बेस इज द स्मॉल बी एंड दिस हाइट इज द स्मॉल एच। इस तरीके से देखने की कोशिश करिए, दिस बेस इज द स्मॉल बी, दिस हाइट इज द कैपिटल स्मॉल एच। आपको सभी को पता है कि जो इसका सी जी होगा वो कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा। ये क्या हो गया हमारे पास x, ये भी क्या x, क्योंकि रेक्टेंगल का सी जी हमेशा इसके मिड से पास करता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि बताइए भैया कि जो मूवमेंट है वो हमने क्या करना है, ए एक्सिस के अलोंग पता करना है। क्या करना है, ए एक्सिस के अलोंग मूवमेंट बताइए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि जो भी आपने अभी तक सारे रिजल्ट्स पढ़े हैं वो सब किसके रिस्पेक्ट में, सी जी के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं, परंतु ये आपको सी जी के रिस्पेक्ट में नहीं, ये आपसे किसी भी जगह पे, जैसे यहाँ पे बॉटम में पूछा है, या फिर आपसे वो क्या कह सकता है कि अच्छा बताइए आप यहाँ पे बताइए, इस जगह पे बताइए। और ये जो है हमारे पास ये h/4 है, कितना है, h/4 फ्रॉम द सी जी। आप जैसे ये हो गया बी बी, बताइए कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा, आई बी बी का वैल्यू क्या होगा। तो इन जब भी इस तरीके के केसेस आएंगे तो आपको हमेशा क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यूज़ करना होता है। बाय हेल्प ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, आई ए आई बी बी किसी भी की रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं आई ए के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ, आप स्टूडेंट्स बस इतना सा काम कर देना कि आप बी बी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट निकाल करके बस मेरे को कमेंट कर देना। मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी कि एटलीस्ट आपने वीडियो को देखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना इनके आपको कुछ होने जाने वाले नहीं है। याद कर लेना, रट लेकर के एक अलग बात है, परंतु एक कंसेप्ट जो खुद से पता हो, खुद से किसी भी क्वेश्चन को अप्लाई कर सके, समझ रहे ना, वो तभी पॉसिबल होता है जब बेस थोड़ा सा क्लियर होता है। अदरवाइज बुक का क्वेश्चन आ गया सॉल्व कर लेंगे, बुक से बाहर हो गया तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे, तो उससे बचना हमने। तो आई ए क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँगा आई ए इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस, ठीक है, आई एक्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आप सभी को पता है आई ए
व्हाट इज द आई एक्स एक्स? आई एक्स एक्स क्या है? एक्स एक्सिस मतलब सी जी के रिस्पेक्ट में आप कहेंगे सर बी एच क्यू बाई 12, ओके, प्लस व्हाट इज द ए इज द एरिया, किसका एरिया? जो आपको ज्योमेट्री दिख रही है, व्हाट इज द एरिया? बी इंटू एच, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, कहाँ से? फ्रॉम द सी जी कहाँ तक? जहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हैं। तो बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये तो कितना हो जाएगा? h/2 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे क्या करिए, h/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? BH³/12 प्लस BH³ बाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4। तो आप क्या करिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 3/3 कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BH³/12, ये कितना हो गया? 12, प्लस में कितना हो जाएगा? 3 BH³/12, तो कितना हो गया? 4 BH³/12, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, तो फाइनली आ गया BH³/3। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, आप एक्स एक्सिस के अलोंग लगाइए, आप वाई वाई के अलोंग लगाइए, आप कैसे भी लगाइए, आपको सारे कंसेप्ट क्या हो जाने वाले हैं? बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। सेकेंड थ्योरम है हमारे पास परपेंडिकुलर, सेकेंड थ्योरम है परपेंडिकुलर थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बस सिर्फ मैं यहाँ पे इनके डेरिवेशन नहीं बता सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि आप ना तो पढ़ने वाले हैं उनको, और ना ही इतना हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेंगे। आई जेड जेड इक्वल टू क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये रिलेशन आपने किस में पढ़ा होगा? टॉर्जन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। किस में? टॉर्जन में, मॉस में। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी एक सर्कल है लाइक दिस, ये वाला एक्सिस क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस क्या है हमारे पास? वाई वाई एक्सिस। तो अगर आपको आई जेड जेड के रिस्पेक्ट में, जेड जेड मतलब आउटर द प्लेन, जैसे ये इस तरीके से बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप बता सकते हैं जो आई जेड जेड होगा, अगर इसका डाया कितना है हमारे पास? डी, तो आप बताइए व्हाट इज द आई जेड जेड? आप कहेंगे सर π/64 d⁴ प्लस π/64 d⁴, इट इज इक्वलेंट π/32 d⁴। व्हाट इज दिस? दिस इज द आई जेड जेड। और इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज दिस? दिस इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग? ये हम लोग लेकर के चलते हैं इन केस ऑफ शाफ्ट। यस और नो? याद आ रहा होगा आपको चीज़ें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि हम लोगों को कोई भी आई फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट केसेस में इसकी थ्योरम्स थी, क्योंकि बाद में यही हमारे पास आने वाला, यही सारी चीज़ें, ये बेस है। क्योंकि मुझे नहीं पता है पहले आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और पढ़ा है तो फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए कि जैसे हमने ये लिया, ये हो गया हमारे पास बीम, और इसमें हमने ले लिया ये एक्सिस, ठीक है। दिस वैल्यू इज द बी एंड दिस इज द एच, और एक एक्सिस है हमारे पास ये वाला, दिस इज द वाई। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स। तो अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था आई एक्स एक्स, ठीक है। व्हाट इज द आई एक्स एक्स? जैसे मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था, वो चीज़ अब मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ उसको। ये हो जाएगा BH³/12, ये क्या हमारे पास? आई वाई वाई, ये हो जाएगा HB³/12। जब भी आप कभी भी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर में RCC, वहाँ पे जब भी किसी बीम का आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या कभी भी बीम को बनाते हैं, तो उसकी जो डायमेंशंस होती हैं उसमें जो h मतलब हाइट जो होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? विड्थ के कंपैरिजन में। ये ध्यान देखिए, अगर h का वैल्यू ज़्यादा है b से, तो बताइए इन दोनों में से क्या ज़्यादा होगा? आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या होगा? आई वाई वाई होगा। यस और नो? और आज ही मैंने क्या बताया आपको, अगर आई ज़्यादा होगा तो बेंडिंग विल भी क्या होगा? लेस। यस और नो? बेंडिंग विल बी लेस, विल बी लेस। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हाइट क्यों ज़्यादा लेते हैं। हाइट इसीलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि
इस जब हम लोग हाइट को ज़्यादा लेते तो एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, अभी मैं आपको एक बीम का एक डायग्राम बना करके समझाना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। आई एक्स एक्स इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12, मतलब एच की वैल्यू के कारण ये क्या हो जा रहा है, वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए कि इसमें क्या हो, बेंडिंग कम डेवलप हो। यही रीज़न है कि हमारे को हाइट को क्या रखना होता है, ज़्यादा रखना होता है कंपेरिजन टू विड्थ। और वैसे भी देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, आप वहाँ देखें कि कोई बीम है या सिर्फ जो लोड बियरिंग बॉल्स पे ही हमने डायरेक्ट स्लैब को कास्ट कर रखा है। अगर आपके पास कोई बीम है, देखिए अपने चारों तरफ अगर है तो आप देखने की कोशिश करिए, उसका विड्थ जो है वो कम है और डेप्थ उसका क्या है, ज़्यादा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा यहाँ पे कि सर हम क्यों ना फिर डेप्थ को और ज़्यादा कर दें, तो हमारा बेंडिंग और कम हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। जब आप आरसीसी में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको रहता है कि विड्थ और डेप्थ एक टाइम के बाद रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, उससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते। उसी रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डबली रिइंफोर्समेंट बीम का डिज़ाइन करते हैं। ये पॉइंट जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको 6 सेमेस्टर में समझ में आएगा। अगर किसी भी, चलिए मान लेते हैं आपकी विड्थ की डेप्थ हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अगर डेप्थ ज़्यादा करेंगे तो कितना ज़्यादा करेंगे, ऐसा ना हो कि दूसरे मतलब जो बीम के उस साइड वाले लोग ही आपको ना दिखें, वो आपको एक वॉल का काम ना करने लग जाए। आप किसी को देख रहे हैं झुक करके, अच्छा है कि नहीं है, मतलब क्या है उधर। तो डेप्थ भी एक स्पेसिफिक, मतलब उसकी भी क्या एक लिमिट है कि उसी रेंज में हम लोग उसको रखेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डेप्थ विड्थ से क्यों ज़्यादा होता है, उसके पीछे आई का रीजन होता है, क्योंकि आई ज़्यादा होगा तो बेंडिंग विल भी क्या होगा, लेस होगा। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आई है, आई एक्स एक्स लेंगे या आई वाई वाई लेंगे, तो ये हमको पता कैसे चलेगा, तो ये हमको पता चलेगा स्टूडेंट्स मूवमेंट की हेल्प से। जिस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट एक्ट करेगा, उसी ही एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, आई को भी कंसीडर करके चलेंगे। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको थोड़ा सा ना बेसिक क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर बेसिक एक बार क्या हो जाता है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कैसे, ध्यान से देखिए। हम लोग एक बीम का 3D क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास एक बीम है। एक बार समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा बाद में, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास क्या है, एक 3D बीम है। जो भी आपके, अगर आपके घर के पास में कोई बीम है तो देखिए, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर वहाँ पे बीम है तो उस बीम को इस लेंथ के अलॉन्ग, ये मैंने लेंथ के अलॉन्ग लगाया हुआ है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, एक एक्सिस होगा और वो एक्सिस क्या होगा, इस तरीके का एक एक्सिस पास कर रहा होगा। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया अलोंग द लेंथ। अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस तरीके से मैं एक इसमें क्या कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन कट कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा आपको डैश डैश लाइन से शो करना चाहता हूँ, जिससे आपको एक क्लियरिटी आए, ठीक है। लोड ऑलरेडी आ रहा है इस पर, ठीक है, लोड तो रहेगा ना, बीम है तो लोड रहेगा उस पर, ट्रांसवर्स लोडिंग इस पर ऑलरेडी क्या है, एक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स लोड इस पर लगे हुए, बीम जो है उस पर लोड तो आएगा ही ना बिना बीम के। अब देखिए ये ध्यान से समझना प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, जैसे एक बीम है, इस तरीके से एक बीम है, ठीक है, ऐसे एक बीम पास कर रहा है, जैसे ये बीम इस तरीके से पास कर रहा है ना। अब मैंने इसको कट किया, तो कट करने के बाद मेरे को एक क्रॉस सेक्शन मिला इस तरीके से, ध्यान से देखना इसको। इस तरीके से मैंने एक क्रॉस सेक्शन कट किया हुआ है। तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस कौन सा है इस रिस्पेक्ट में, ये एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस,
अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना प्लीज़, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ। इस तरीके से जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो अब आप, अच्छा कॉपी उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको इस तरीके से मैंने रोटेट किया। तो ध्यान से देखिए, जो ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये अभी क्या आ गया, ये इस तरीके से आ गया है, मतलब ये अभी आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये आउट ऑफ द प्लेन है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 3 एक्सिस है। कितनी एक्सिस होंगी, 3 एक्सिस होंगे। कैसे, एक एक्सिस तो हमारे पास कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इस तरीके से, एक एक्सिस हमारे पास इस तरीके का होगा, और एक एक्सिस कौन सा होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, एक एक्सिस होगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3 एक्सिस होती है ना, एक तो एक्सिस ये हो गया, ध्यान से देखिए, एक एक्सिस कौन सा हो गया, ये एक्सिस हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो वाइट लाइन है, एक हमारे पास ये वाला एक्सिस हो गया, वाई वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और एक एक्सिस कौन सा होगा, जेड जेड एक्सिस होगा ना, लाइक दिस। इस एक्सिस का मतलब है जो ये थर्ड एक्सिस होती है, तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब ये क्रॉस सेक्शन, ध्यान से देखिए, जो ये क्रॉस सेक्शन ऐसे था, तो इस रिस्पेक्ट में देखिए ये वाला क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाला कौन सा हो गया, वाई एक्सिस, यस और नो, और ये वाला कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। ध्यान से देखिए, दिस एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड, यस और नो। अगर मैं इसको पेन को देखिए, जेड एक्सिस को मैं बांध के मतलब मैंने रखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, तो मतलब ये वाला एक्सिस कौन सा आ गया, जेड एक्सिस आ गया। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, मैं इस क्रॉस सेक्शन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा प्लीज़। इस तरीके से मैंने इस क्रॉस सेक्शन को ले लिया। अगर मैंने इस क्रॉस सेक्शन को ले लिया है, मैंने इस क्रॉस सेक्शन को ले लिया है, अब मैं इस क्रॉस सेक्शन में जेड जेड और वाई वाई देखना चाहता हूँ। देखना ध्यान से, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे होती है सारी चीज़ें। देखिए, ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, जेड, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, वाई। ये क्या है, वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई। ध्यान समझिए, जैसे ये नोटबुक था, ये इस तरीके से था ना, ऐसे कट किया था बीम को, एक बीम ऐसे पास कर रहा है, ऐसे कट किया, तो ये वाला एक्स एक्सिस क्या है, इसके ये वाला एक्सिस है। देखिए, ये वाला हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब ध्यान से समझना, जब इस बीम पे, ध्यान से देखिए, इस बीम का मैं 2D डायग्राम बनाना चाहता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज समझ जाएंगे तो हमेशा याद रहेगी आपको ये बात। मैं एक 2D डायग्राम बना रहा हूँ लाइक दिस। ये हमारे पास एक 2D डायग्राम है। जब इस पर लोड आएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, इस तरीके से बेंड करेगा ना, इस तरीके से बेंड कर रहा है, मतलब जब लोड आ रहा है, जैसे ये था स्ट्रेट, जब लोड आया तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, आउट ऑफ द एक्सिस, मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है आउट ऑफ द एक्सिस के अलोंग। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये था हमारे पास जैसे बीम, इस पर लोड आया, तो देखिए जो एक्स एक्सिस है वो कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया अलोंग द लेंथ। ये वाला हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया डेप्थ के रिस्पेक्ट में, और एक ये वाला, तो ये किस एक्सिस के अलोंग है, ये हमारे पास है जेड एक्सिस के अलोंग। ध्यान से देखिए, तो ये जब जेड एक्सिस के अलोंग है तो मूवमेंट भी हम लोग किस एक्सिस के अलोंग लेंगे, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी किसके अलोंग लेंगे हम लोग, जेड एक्सिस के अलोंग। अब आप ध्यान से समझना, हम लोग जो जनरली आपको बुक्स में मिलेगा ना, वो बुक्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो बुक्स में मिलेगा ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या मिलेगा, एक सेकेंड, बुक्स में जो ये मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा स्टूडेंट्स, एक्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ये एक्स एक्स लिखा होगा, ये वाई वाई लिखा होगा। आप देखें ना, जो भी जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, आई एक्स एक्स इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12, आई वाई वाई इक्वल टू एच बी क्यूब बाई 12। अगर यहाँ पे मैं आई जेड जेड लिख दूंगा ना, तो आपको लगेगा अच्छा है, यहाँ पे तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कंसेप्ट आ जाएगा आपके माइंड में। इसलिए ज़्यादातर बुकों में क्या होता है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई होता है। ये अब हम पे डिपेंड करता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जेड ले लेंगे, जेड जेड एक्सिस, इस वाली को क्या ले लेंगे, वाई वाई एक्सिस ले लेंगे, और जो इसके ये पैरेलल जो ये वाला है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको
कि जब ये बीम था, ये आउटर ऑफ द प्लेन एक्सिस के अलोंग हमने क्या करा, लगाया। जो आउट ऑफ द प्लेन उसके इसमें क्या बन रहा था, जैसे इस बीम में देखिए, इस बीम में जब इस बीम को देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से बेंड कर रहा है ना, इस तरीके से बेंड कर रहा है। तो ये वाला एक्सिस, इस वाली एक्सिस के अलोंग, इस वाली एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। ऐसा ना, ये बेंड करेगा तो ऐसे बेंड कर रहा है ना। और यहाँ पे हम लोग मूवमेंट भी ले रहे हैं, वो भी किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एस एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जिस एक्सिस के अलोंग आप मूवमेंट लेंगे उसी एक्सिस के अलोंग आप क्या लेकर के चलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसीडर करके चलेंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब आपको कोई भी स्टूडेंट पूछे, कोई भी टीचर पूछे, कोई भी इंटरव्यूअर पूछे कि आप एक आई एक्स एक्स ही क्यों लेते हैं, आप आई वाई वाई क्यों नहीं लेते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि सर आई एक्स एक्स में बी एच क्यूब बाई 12 में एच का वैल्यू ज़्यादा है तो आई एक्स एक्स ज़्यादा होगा। अगर आई एक्स एक्स ज़्यादा होगा तो बेंडिंग क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। तो सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस। जितना ज़्यादा आई होगा उतना ही बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होंगे, कम डेवलप होंगे। बेंडिंग स्ट्रेस कम डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कम बेंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग 2 ही टॉपिकों को पढ़ेंगे, क्योंकि 2 टॉपिकों में हमारा बहुत सारा टाइम लग गया है, क्योंकि आप देखेंगे भी नहीं इससे ज़्यादा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ स्ट्रेसेस। तो यहाँ से आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कल से आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा और साथ में बेंडिंग, जो कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला है, वहाँ पे कंबाइंड जो स्ट्रेसेस है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस वाला टॉपिक है, हम लोग डेरिवेशन और ये सब करने लग जाएंगे। एकदम आपको अच्छे से क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्लियरिटी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, नेचर ऑफ स्ट्रेसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।